नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर कस्बे से। शिकारपुर कस्बे का नाम सुनते ही आप सब समझ गए होंगे कि इसका ताल्लुक क्राइम तक से भी है। क्राइम तक से इसलिए है कि क्राइम तक के और आज तक के सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी इसी कस्बे से आते हैं। और आज जो घटना मैं आप सबको बताने वाला हूं, वो घटना समझ लीजिए कि हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी के कस्बे में ही हुई है। और ख़ास बात यह है कि आम तौर पर ये मैं अपनी जो कहानी रिकॉर्ड करता हूं, वो दीपक और क्राइम तक टीम के दूसरे सहयोगियों की मदद से रिकॉर्ड करता हूं। और आज इत्तेफाक से विनोद जी ही कैमरे पर दूसरी तरफ खड़े हैं, तो उनके सामने उनके कस्बे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। घटना 15 मार्च 2023 की है, 15 मार्च 2023 की। शिकारपुर में 15 मार्च की सुबह अचानक एक घर से चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। दो लड़कियां बहुत ज़ोर से रो रही थी। वो घर से बाहर निकल कर आईं सुबह सुबह और उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जगाया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किसी ने उनके माँ बाप की हत्या कर दी है। ये चीखना चिल्लाना और बच्चियों का ये बताना अपने आप में आप समझिए कि कितना डराने वाला और कितना चौंकाने वाला मामला रहा होगा। आस पड़ोस के लोग जब उस घर के अंदर दाखिल हुए तो जैसा कि कस्बों में होता है, गांव में होता है, एक कोर्टयार्ड यानी आंगन जैसी जगह थी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर बेड पर जो है हस्बैंड वाइफ पड़े हुए हैं और खून की धार जो है वो बिस्तर के नीचे बह रही है और बिस्तर पर भी ढेर सारा खून बिखरा हुआ है। और दोनों की हालत बिल्कुल ख़राब थी। समझ लीजिए कि दोनों तकरीबन मुर्दा ही थे। लेकिन चूंकि जब तक सांस तब तक आस वाली बात होती है, जब आस पड़ोस के लोगों ने ये मंजर देखा तो उन्होंने ये कोशिश की कि इन दोनों को उठाकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सांस बची हो और वो लापरवाही करे तो इनकी मौत हो जाए। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को भी खबर मिल चुकी थी। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस अस्पताल भी पहुंची। और हुआ ये कि पति पत्नी में पत्नी की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन जो पति है उसकी सांसें चल रही थी। पत्नी का नाम है रेहाना और पति है शब्बीर। शब्बीर की सांसें चल रही थी। डॉक्टरों ने उसको ट्रीट करने की और बेशक जल्द से जल्द उसको रिकवर कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। ह्यूज ब्लड लॉस की वजह से, ढेर सारा खून बह जाने की वजह से और बहुत फेटल इंजरीज़ की वजह से शब्बीर की भी मौत हो गई। यानी 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात को कुछ गुमनाम कातिलों ने एक घर में घुसकर रेहाना और शब्बीर नाम के पति पत्नी पर हमला किया, जिसमें दोनों की मौत हो गई, दोनों की हत्या कर दी गई। शब्बीर की उम्र यही कोई 50 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी रेहाना की उम्र थी तकरीबन 45 साल। लेकिन ये कत्ल किसने किया? अब पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, पता किया कि इनका किसी से दुश्मनी तो नहीं है। और पुलिस ने उस पूरे घर का जायज़ा लिया, ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर घर में सो रहे दो लोगों की हत्या हो गई और घर के बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला। तो इस कोशिश में पुलिस को जो जानकारियाँ मिली मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। इस परिवार में कुल 4 लोग थे, शब्बीर, रेहाना और उनकी 2 बेटियाँ, जिनमें एक की उम्र तकरीबन 15 साल है और दूसरे की उम्र उससे कम तकरीबन 10 साल के आसपास है। तो ये दोनों बेटियाँ उस रोज़ रात को कमरे के अंदर सोई हुई थी, जबकि पति पत्नी जो है कमरे से बाहर सोए थे। और बाहर ही जो है बिस्तर पर ही उन पर यह जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच चालू की, कोई सुराग, कोई क्लू तकरीबन 10-12 दिनों तक पुलिस को इस मामले में नहीं मिल सका। कोई दुश्मनी की बात भी सामने नहीं आ रही थी, कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े की बात नहीं थी। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में कत्ल के पीछे इस तरह की वजहें होती हैं। लेकिन अब पुलिस ने फिर तय किया कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए अब पूरे परिवार के मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं उनकी जांच करेगी और ये पता करेगी कि इनका किससे बातचीत था, किन के साथ उठना बैठना था
और क्या कोई लीड, कोई क्लू मोबाइल फ़ोन की जांच से मिल पाती है या नहीं। और इस कोशिश में पुलिस ने ये जो दो लोग मारे गए थे, शब्बीर और रेहाना, उनके मोबाइल फ़ोन को अपने कब्ज़े में लिया और उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जो है उन मोबाइल फ़ोन की शुरू की। उन मोबाइल फ़ोन की CDR भी निकलवाई और साथ ही मोबाइल फ़ोन के जो सेट्स हैं उनकी भी जांच पुलिस ने की। और इसी क्रम में पुलिस को शब्बीर के मोबाइल फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 4 महीने पहले की, यानी दिसंबर 2022 की, दिसंबर 2022 की थी। और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में शब्बीर और रेहाना की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 15 साल की है, वो एक लड़के से कुछ बात करती हुई सुनाई दे रही थी। पुलिस को इस ऑडियो क्लिप की सूरत में अब तकरीबन 12 दिन गुजर जाने के बाद इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुका था। लेकिन सवाल यह है कि 15 साल की एक छोटी सी लड़की आखिर किसी भी आदमी से ऐसा क्या बात कर रही थी जिससे पुलिस को लगा कि उसकी इस बातचीत का शब्बीर और रेहाना के मर्डर से कोई रिलेशन हो सकता है। तो आपको मैं बताऊं कि उस ऑडियो क्लिप में वो लड़की शाकिर नाम के एक लड़के से नींद की गोलियां मांग रही थी। और नींद की गोलियां भी 1-2 नहीं, बल्कि तकरीबन 20 से 25 गोलियां। और शाकिर जो है नींद की गोलियां देने से अपने आप को असमर्थ बता रहा था और कह रहा था कि वो ये गोलियां जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसके बाद दोनों के बीच ये जो छोटी सी बातचीत हुई, मुख्तसर सी गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, ये बातचीत जो है वो ख़त्म हो गई और फ़ोन कट गया। लेकिन शब्बीर के मोबाइल फ़ोन में ये जो छोटी सी बातचीत थी वो रिकॉर्ड हो गई थी और वो उस फ़ोन में ही रही दिसंबर से लेकर अब तक। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो इन घर की बेटियों से पूछताछ करेगी। पहले तो पुलिस के लिए बच्चियों से पूछताछ करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हत्या के बाद बच्चियों की हालत बहुत ख़राब थी। उनसे पूछताछ करने में भी पुलिस को जो है बहुत संवेदनशील तरीके से पेश आना था। और कानून हमारा ये भी कहता है कि इस तरह के मामलों में पुलिस जो है किसी भी छोटे बच्चे से बावर्दी पूछताछ नहीं कर सकती। इवन उनको नॉर्मल सिविलियन के ड्रेस में, जो है सिविलियन क्लोथ्स में, बच्चों से पूछताछ करनी होती है। पुलिस वाले अपने लिबास में, खाकी वर्दी में बच्चों से पूछताछ भी नहीं कर सकते। तो पुलिस को जब मोबाइल का ये ऑडियो क्लिप मिला तो पुलिस ने तय किया कि वो बच्चियों से पूछताछ करेगी। और इसी बीच पुलिस को एक और इम्पॉर्टेंट एविडेंस इस मामले का हाथ लगा, और वो इम्पॉर्टेंट एविडेंस जो है शब्बीर और रेहाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने ये बताया था कि दोनों की हत्या किए जाने से पहले उन्हें नींद की गोलियां दी गई थी। और ये बात अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ये बात बहुत क्रूशियल थी, खासकर तब जब नींद की गोलियां दिए जाने की बात पोस्टमार्टम में पता चल रही है और उससे तकरीबन 4 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप में उन्हीं के घर की बेटी, 15 साल की बेटी, किसी लड़के से नींद की गोलियां मांग रही है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती थी, कोरोबोरेट होती थी। और अब ये लगने लगा था कि इन पति पत्नी की मौत के पीछे इन बच्चियों का कोई ना कोई रोल ज़रूर है, और ख़ासकर 15 साल की बेटी, जो बड़ी बेटी है, उसका रोल। पुलिस ने अब इस बच्ची को इंटरसेप्ट किया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले बच्चियों ने, ऐसे तो दोनों बच्चियों से पूछताछ हुई, लेकिन पहले दोनों ही बच्चियों ने तमाम तरह की बातें बताई और बिल्कुल वो क्लूलेस अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन बाद में जब एविडेंस के साथ पुलिस ने 15 साल की बच्ची को काउंटर किया तो फिर बच्ची ने ये मान लिया कि अपने माँ बाप के मर्डर में उसी का हाथ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 साल की इस छोटी सी बच्ची ने अकेले ही अपने माँ बाप की हत्या की थी, और वो भी कुल्हाड़ी के वार से। बेहद दर्दनाक, बेहद ब्रूटल, बेहद जघन्य तरीके से। लड़की अपना गुनाह कबूल चुकी थी। अब पुलिस को पूरी कहानी जाननी थी कि ये हत्या उसने कैसे की और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। तो सबसे पहले हत्या कैसे की मैं आपको ये बताता हूँ। ये लड़की जो है काफ़ी समय से अपने माता पिता को मारना चाहती थी, जैसा कि आपने भी देखा कि दिसंबर महीने में ही उसने किसी से नींद की गोलियां मांगी थी, लेकिन वो नींद की गोलियां उस लड़की को नहीं मिल पाई। और अब मार्च के महीने में जाकर जब ये घटना हुई, इससे कुछ रोज़ पहले वो लड़की तकरीबन 20 नींद की गोलियां प्रोक्योर करने में, हासिल करने में कामयाब हो गई थी। और इस बार उसे नींद की गोलियां बबलू नाम के एक लड़के ने लाकर दी थी।
और इन नींद की गोलियों का उसने इस्तेमाल अपने मम्मी पापा को बेहोश करने के लिए किया। 14 तारीख की रात को उसने अपनी माँ के लिए चाय बनाई और उस चाय में उसने 5 नींद की गोलियां मिला दी। नींद की गोलियां मिला देने के बाद वो नशीली चाय पीकर रेहाना जो है अपने बिस्तर पर गई, लेटी और बेसुध होकर सो गई। ठीक इसी तरह से उसने 10 नींद की गोलियां अपने पिता शब्बीर के दूध में मिलाई, जो दूध उसने शब्बीर के लिए उबाला था, गर्म किया था, और अपने पिता को उसने वो नशीली गोलियों वाली दूध पिला दी। और ठीक उसी तरह से रेहाना की तरह से ही शब्बीर भी जो है वो गहरी नींद में सो गया और उन्हें दीन दुनिया की फिर कोई खबर नहीं रही। चूंकि बेटी को सब पता था और ये साजिश उसी की थी, देर रात को जब माँ बाप गहरी नींद में सो गए, बहन भी सो गई, तो वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके माँ बाप जो है वो कमरे से बाहर सो रहे थे, ओपन स्पेस में सो रहे थे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने गहरी नींद में सो रहे अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वार किए और उन्हें हिलने और छटपटाने तक का मौका नहीं दिया। बुरी तरह से जख्मी करने, लहूलुहान करने के बाद वो लड़की फिर से अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर वो सो गई अपनी बहन के साथ। सुबह जो है वो तय प्रोग्राम के मुताबिक उठी और उठने के बाद उसने और उसकी बहन ने जब माँ बाप को इस हाल में देखा तो फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इस लड़की को तो खैर पता ही था क्योंकि वो खुद ही इस कत्ल को उसने अंजाम दिया था, लेकिन छोटी बहन जो है वो जेन्युइनली रो रही थी और बड़ी बहन जो है वो रोने का ड्रामा कर रही थी। लेकिन ये नाटक या ये ड्रामा जो भी आप कहें वो इतना रियलिस्टिक था कि आस पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला कि इस मर्डर के पीछे उनके घर की बड़ी बेटी का ही हाथ हो सकता है। और पुलिस को भी तकरीबन 10 से 12 दिनों तक जो है इस मर्डर केस के पीछे जो चेहरा छिपा हुआ है उस चेहरे के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 15 साल की एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप का यूं जघन्य तरीके से कत्ल कर सकती है। पुलिस ने उससे पूछा कि नींद की गोलियां जो तुमने अरेंज की वो कैसे अरेंज की, तो उसने बताया कि बबलू नाम के एक लड़के से उसने मांगा था और बबलू ने वो नींद की गोलियां किसी दुकान से लाकर उसे दी थी। जिस दुकानदार से नींद की गोलियां खरीदी गई थी, पुलिस ने उस दुकानदार को भी पकड़ा और साथ ही बबलू को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि नींद की गोलियां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेचना अपने आप में इलीगल है। और किसी को अगर आप 20-25 नींद की गोलियां कहीं से लाकर देते हैं और वो भी 15 साल की छोटी सी बच्ची को, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी कि वो बच्ची नींद की गोलियां ले रही थी। तो बबलू को क्या इस मर्डर के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, पुलिस इसके बारे में भी पता कर रही है। और दुकानदार ने पैसों के लालच में जो नींद की गोलियां गलत तरीके से बेची, उसकी वजह से इन दोनों के खिलाफ जो है NDPS एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और इन दोनों को भी, मेडिकल शॉप ओनर को, बबलू नाम के उस फैसिलिटेटर लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही 15 साल की इस लड़की को भी पकड़ा है जिसने अपने माँ बाप की इतने जघन्य तरीके से हत्या की। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना बुरा और इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम देने के बारे में कैसे सोचा और क्या मोटिव थी, ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपने माँ बाप की हत्या की। तो मैं आपको बताऊं, वजह थी माँ बाप अपनी बच्ची को उसकी तरह तरह की हरकतों या शरारतों पर रोका टोका करते थे और कभी कभार उसकी पिटाई भी लगाते थे। और इतनी सी बात पर इस बच्ची ने यह तय कर लिया कि वो अपने माँ बाप की हत्या कर देगी। आप सोचिए, उस बच्ची के दिलो दिमाग में माँ बाप के प्रति नफरत इतना गहरे जड़ जमा चुका था कि वो पिछले कई महीनों से माँ बाप को एलिमिनेट करने, उनकी हत्या करने की साजिश बुन रही थी। और पिछले कई महीनों से इसी साजिश के तहत वो नींद की गोलियां भी तलाश रही थी और जैसे ही वो तलाश पूरी हुई उसने इस घटना को अंजाम भी दे दिया। 15 साल की इस लड़की ने पुलिस की पूछताछ में ये बताया है कि उसकी माँ रेहाना के किसी और आदमी से भी बेहद नज़दीकी ताल्लुकात थे, यानी इलिसिट रिलेशन थे। और रेहाना जो है सिर्फ वही अपनी इस बेटी को नहीं पीटती थी, मारपीट नहीं करती थी। उसका पिता शब्बीर जो है अपनी बेटी के साथ मारपीट नहीं करता था, बल्कि रेहाना का जो बॉयफ्रेंड है वो भी जो है इस बच्ची के साथ मारपीट किया करता था। तो इतने सारे लोगों से विक्टिमाइज्ड होने की वजह से, इतने सारे लोगों की पिटाई और हिकारत और आप जिसे कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने की वजह से इस लड़की के मन में अपने माँ बाप के प्रति
बहुत ज़्यादा नफरत थी, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने यह भी पूछा कि तुम्हें यह आइडिया कहाँ से आया कि तुमने इस तरह से नींद की गोलियां देकर अपने माँ बाप को बेहोश किया और फिर उनकी हत्या कर दी। जाहिर है 15 साल की छोटी सी लड़की है, तो पुलिस का ये पूछना तो बनता था। तो इस लड़की ने बताया कि अब से कई साल पहले उसके चाचा ने कुछ इसी तरह से अपनी बीवी को, यानी उसकी चाची को मारा था, और तब भी जो है नींद की गोलियां देकर उसने अपनी बीवी की हत्या की थी किसी धारदार हथियार से वार करके। और उसे इस घटना के बारे में जानकारी थी और उसके दिमाग में ये बात भी थी, प्लानिंग भी थी कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो भी इसी मोडस ऑपरेंडी को या इसी ट्रिक को अप्लाई करके अपने माँ बाप की हत्या कर सकती है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों से गैदर किए गए अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरह की सूचनाएं और मन में भरी नफरत, इन चीज़ों ने मिला जुलाकर इतना खतरनाक कॉकटेल तैयार किया कि 15 साल की एक छोटी सी बच्ची ने अपने ही मम्मी पापा को बहुत ही जघन्य तरीके से मार डाला, उनकी हत्या कर दी। तो ये घटना, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के शिकारपुर कस्बे की है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लिया, क्योंकि अब जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, पुलिस ने अब जाकर इस मामले को क्रैक किया है और इसके जो तीनों किरदार हैं, बेटी और नींद की गोलियां उपलब्ध कराने वाले, मुहैया कराने वाले 2 लोग, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन 15 दिनों तक, जब तक ये मामला सुलझा नहीं था, तब तक पुलिस के लिए ये एक चैलेंजिंग केस था, क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू इस मामले का नहीं था। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर वो शब्बीर के मोबाइल फ़ोन में एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हुआ वो ऑडियो क्लिप पड़ा हुआ नहीं होता, तो पता नहीं कैसे पुलिस इस मामले को सुलझा पाती। आप लोग क्या सोचते हैं, ये मामला और किस तरीके से सुलझ सकता था? इसके बारे में प्लीज़ आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं तक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारी परिपाटी है, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और आप में से कुछ दर्शकों के नाम भी पढ़ता हूं। तो आइए उस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अशोक कुमार झा जी ने कमेंट किया है और पिछली जो हमने कहानी सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि एक मर्डर मिस्ट्री गोली लगने के तरीके को देखकर पुलिस ने सुलझाई। क्या था वो मामला, वो पूरी स्टोरी तो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे किसी दर्शक ने हमें ये सुझाव दिया था कि स्टोरी रिवील करने से बढ़िया है कि मैं उस स्टोरी के बारे में जस्ट आपको 1-2 लाइन में इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि अगर आप चाहें तो उस स्टोरी को जाकर भी सुन सके। तो उसके बारे में अशोक कुमार झा जी ने उस घटना के बारे में अपना कमेंट किया है। मामूनी जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दानिश जी ने भी कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि लोग कितनी आसानी से जुर्म के रास्ते पर चल देते हैं और ये भूल जाते हैं कि जुर्म के रास्ते चाहे जितने भी मखमली क्यों ना हो, ख़त्म जेल के कंबल में ही होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने लिखा है और मुझे लगता है दानिश जी, आप में स्क्रिप्ट राइटिंग की भी एक खास सलाहियत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। संजीव कुमार गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। उमेश दासगुप्ता जी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट दिया है और थैंक यू वेरी मच मैं आपको कहना चाहूँगा। इसके अलावा रेखा भट्ट जी ने अपनी राय दी है, उन्होंने कहा है कि नशीली दवा से मामला सुलझ जाता, जैसा कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये बात सही है, इंसान जो भी करता है उसका हिसाब किताब उसको चुकाना पड़ता है। और हमारे एक और दर्शक हैं, रामजस सरां है मेरे ख्याल से, इन्होंने लिखा है कि जुर्म चाहे कत्ल हो या फिर कोई और, आखिरकार गुनहगार पकड़ा ही जाता है। प्रवीण के ने भी कमेंट किया है। चिंतामणि ग्यावली रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। रितिका जी ने ये लिखा है कि कोई हॉरर स्टोरी या कोई रहस्यमय कहानी मैं कभी आप लोगों को सुनाया करूं, और उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत सीरियस रहता हूं तो कभी मुस्कुराया भी करूं। लेकिन रितिका जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इतनी खतरनाक, इतनी जघन्यतम और जिसे कहते हैं ना कि रूह कपा देने वाली घटनाएं आप लोगों को सुनाऊंगा तो इसमें हंसने की गुंजाइश बनेगी कहाँ। तो इसीलिए मैं चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सकता हूँ। देवराज शर्मा जी हैं सिलीगुड़ी से, रोज़ कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। सुमेरा राठौर जी ने कल जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी उस पर जो है अपनी तकलीफ़ और हैरानी का इजहार किया है। इंदु ज्योति हज़ारिका जी हैं। रविकांत जी ये लिख रहे हैं कि सर, कुरुक्षेत्र के पिंडारसी गांव में हुए गरड़िया जाति के सामूहिक नरसंहार और चोरी की कहानी सुनाएं। मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी रेगुलर कमेंट करते हैं, स्वागत है आपका। आयशा अख्तर जी, हम दानिशा के नाम से एक आईडी है। मैं ऑब्वियसली
जो आईडी है उससे जो है एग्जैक्ट नाम समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपका नाम क्या है। इन्होंने लव यू सर लिखा है, मैं भी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगा, लेकिन आप अगर नीचे नाम लिख देते तो और बढ़िया रहता। इंसाफ खान जी ने भी अपना कमेंट किया है। सादिक रज़ा ने अपनी बात लिखी है। इन्होंने कहा, इन्होंने अपने ही अंदाज़ में तारीफ़ किया। उन्होंने लिखा है कि सर आपकी कहानी दबा के अच्छी लगती है। क्या बात है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। सैयद यूसुफ जी, अज़रा अकरम जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुरप्रीत सिंह जी हैं, मनोज प्रभाकर, मरियम मोहम्मद, सोना रावत, घनश्याम साव, ये जमशेदपुर से हैं, मेरे होम टाउन से, और उन्होंने स्पेशली इस बात को मेंशन किया है। अर्चना रोगडे जी हैं, मोहम्मद असद, नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मोहम्मद पढ़ पाने में कामयाब हो गया हूँ। मोहम्मद शहजाद मोहम्मद इनका नाम है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि YouTube की जो आईडीज़ होती है उसमें नाम और सरनेम चूंकि एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो कई बार उसको इजीली पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। संतोष गुश्ता जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। राहुल तोमर जी, लालचंद जी, और हमारे एक दर्शक हैं उमा शर्मा जी, मेरी बहन है बेंगलुरु से, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने ये कहा है कि मैं बांग्ला पढ़ लेता हूँ, ये देखकर और जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इनको भी बांग्ला समझ में आती है, ये बांग्ला बोल पाती हैं। इन्होंने अपने बारे में ये भी लिखा है। रजनी जांगीर जी ने भी कमेंट किया है। एक हमारी दर्शक है, उन्होंने कई सारे कमेंट किया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनके मामा जी का बर्थडे जो है वो विश नहीं किया था, तो मैं वो कमेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे इस वक्त अभी मिल नहीं रहा है। तो खैर आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जो हमारी दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी ओर से और पूरे क्राइम तक टीम की ओर से अपने मामा जी को ज़रूर बता दें। बिल्कुल हाँ, स्वाति बिरादर जी हैं, इनके मामा जी का नाम है राजकुमार बोरुले। तो राजकुमार बोरुले जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी ओर से और पूरे क्राइम तक टीम की ओर से। इसके साथ ही मैं इस सिलसिले को फिलहाल रोकना चाहूँगा, लेकिन मैं फिर कल हाजिर होऊंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।